हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मैगजीन को, जो कि अक्टूबर 2023 की है। इसमें अभी तक हमने पॉलिटी के करंट अफेयर को कंप्लीट किया हुआ है। आज का हमारा जो करंट अफेयर है वो इंटरनेशनल रिलेशन का है, जिसमें अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने पढ़े हुए हैं इसके कुछ मेजर टॉपिक को अंतर्गत टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़े हुए हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा है इजराइल हमास युद्ध, योम किप्पुर युद्ध के बारे में, भारत कनाडा संबंध के बारे में, भारत दक्षिण कोरिया संबंधों के बारे में। फिर आता है हमारा कि इसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह भारत मालदीव संबंध के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, दक्षिण चीन सागर के बारे में, नारगोना काराकोरम क्षेत्र के बारे में और संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक का, जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा भारत मालदीव संबंध के बारे में। इसके पहले के टॉपिक जो है वह पार्ट फर्स्ट में कवर अप किए जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर इस की वीडियो चाहिए है आपको, तो इसके लिए आप यूपीएससी पीएससी विथ दीक्षा टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक है भारत मालदीव संबंधों के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से यह अपील की है कि वह द्वीपीय देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटा ले। यह अपील उनके चुनाव पूर्व आयोजित इंडिया आउट कैंपेन में किए गए वादों के अनुसार है। इसके संदर्भ में चलिए तो सबसे पहले मालदीव के बारे में उसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि मालदीव की क्या भौगोलिक अवस्थिति की है। इन संदर्भ के बारे में जानते हैं कि उत्तरी हिंद महासागर में अवस्थित मालदीव भारतीय नौसेना की युद्धपोतों द्वारा गश्त लगाए जाने वाले जल क्षेत्र के निकट स्थित है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 17 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील तक स्थित है। तो मालदीव की जो लोकेलिटी है वह कहाँ पर है? यहाँ पर मालदीव है, जो कि भारत के मिनिकॉय द्वीप से 17 समुद्री मील है और इसके पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील यह आती है। तो ये यहाँ पर मालदीव आता है। अब आता है इसके संदर्भ में जानते हैं कि मालदीव के भारत चीन के बढ़ते भू राजनीतिक समीकरण के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें 2008 से 2013 के संदर्भ में, 2013 से 2018 के और 2018 से 2023 के जो नए संबंध बनाए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं 2008 से 2013 के संदर्भ में क्या इसके प्रावधान रहे हैं, जिसमें 2008 में मालदीव पहली बार जो लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई थी। भारत के साथ बढ़ते सुरक्षा सहयोग पर आधारित यह मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई और इस सुरक्षा सहयोग से समुद्री टोही और निगरानी के लिए डॉनियर विमान व गश्ती नौकाएं प्रदान की गई थी। तो यह 2008 से 2013 के संदर्भ में है। अब आता है 2013 से 2018 का जो संबंध रहा है उसके संदर्भ में देखा जाए तो पीपीएम जो है, पीपीएम एक राजनीतिक दल है जिन्हें चुनाव जीता हुआ था और निर्वाचित राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने लोकतंत्र पर नकल कसने चीन से बढ़ती निकटता और घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भारत विरोधी बयानबाजी का इस्तेमाल किया हुआ था। इस दौरान भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके संदर्भ में है। अब आता है 2013 से 2018 के संदर्भ 23 के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें 2018 से 2023 में देखा जाए तो यह एमडीपी जो एक राजनीतिक दल आया वह चुनाव जीतने के बाद इंडिया फर्स्ट नीति लागू किया और इसमें मालदीव ने चीन के निवेश से संबंधित भारतीय चिंताओं को दूर करते हुए भारत के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग पर जोर दिया। इस नीति का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख है, यहाँ की जो राजनीतिक संगठन रहे उनके बारे में देखा। चलिए तो इसके संदर्भ में कुछ अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में जानते हैं कि मालदीव के संदर्भ में क्या क्या तथ्य रहे। पहला तो आता है इसमें कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने के नेतृत्व में चलाई गई इंडिया आउट कैंपेन ने मौजूदा मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के विरुद्ध हालिया चुनाव जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, जो कि ये चुनाव जीत कर आई थी एक 2008 और 2013 के बीच और 2023 से जो 18 है 2023 के बीच में जो दूसरी पार्टी जीत के आई थी, जिसमें पीपीएम जो आई थी वह 2013 से 2018 के बीच आई थी और जो एमडीपी आई हुई थी वह 2018 से 2023 के बीच आई थी। तो इसके संदर्भ में यह आया हुआ है कि इंडिया आउट कैंपेन ने मौजूदा मालदीवी डेमोक्रेटिक पार्टी के विरुद्ध हालिया चुनाव जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कैंपेन के तहत मालदीव ने भारत की सैन्य उपस्थिति की कड़ा विरोध किया और इसका कारण है कि पीपीएम के नेताओं का मानना है कि मालदीव ने भारत की सैन्य उपस्थिति उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती। इस अभियान की शुरुआत 2010 और 2013 में भारत की ओर से मालदीव के दो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के उपहार की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू की गई थी। ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वह समुद्री मौसम की निगरानी, समुद्री खोज, बचाव जैसे उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराए गए थे और ये लगभग 70 भारतीय सैनिक भारत की ओर से रडार स्टेशनों और निगरानी करने वाले विमानों का रखरखाव करते हैं।
इसके अलावा इस द्वीप समूह के विशाल अनन्य क्षेत्र और की निगरानी करने और गश्ती करने के लिए एक भारतीय युद्धपोत भी तैनात रहता है। इसके संदर्भ में अन्य संबंधित तथ्य अब आता है कि भारत के लिए मालदीव के महत्व के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अंतर्गत सदियों से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हुए। साथ ही मालदीव भारत में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण घटक भी रहा है। इसके अलावा मालदीव सार्क की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन का भी सदस्य रहा है और इसकी सामरिक स्थिति को देखा जाए तो मालदीव बंदन की खाड़ी, हॉर्मुज़ जल मरुमध्य और जल मलक्का जल मरुमध्य जैसे हिंद महासागर के प्रमुख चेक पॉइंट्स के बीच एक रणनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मालदीव की एक रणनीतिक अवस्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका यह कारण है कि भारत की मात्रा के हिसाब से 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार हिंद महासागर से होता है। रक्षा की प्रथम पंक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास स्थित होने के कारण मालदीव आतंकवाद, समुद्री पायरेसी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य समुद्री खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना कि राजनयिक और व्यापारिक भागीदारी के परि चीन IOR के लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति के संदर्भ में मालदीव के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदायों का प्रभुत्व रहा है। अब जानते हैं मालदीव के लिए भारत के महत्व के बारे में। अभी तो हमने भारत के लिए जो मालदीव का महत्व रहा है उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में देखा। अब जानते हैं कि भारत के लिए, मालदीव के लिए आखिर भारत के क्या महत्व है। पहले नंबर पर तो आता है कि मालदीव को मान्यता दी गई। कब दी गई? 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद इसे मान्यता देने वाला पहला देश भारत रहा। इसके अलावा मालदीव के राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश भी भारत था। सौहार्दपूर्ण संबंध के संदर्भ में देखा जाए तो मालदीव के साथ भारत के संदर्भों में कोई विशेष राजनीतिक विवाद नहीं रहा है। समुद्री सीमा संधि 1976 के जरिए दोनों देशों ने मिनिकॉय विवाद को सुलझा लिया था। साथ ही मालदीव ने मिनिकॉय को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दी हुई थी। संकट के समय सबसे पहले सहायता करने वाला कि इसमें भारत मालदीव पर आए कई संकटों के दौरान प्रतिक्रिया देने वाला पहला देश रहा है। जैसे कि 1988 में तख्तापलट को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप जिसे ऑपरेशन कैप्टेक्स चलाया गया, 2004 की सुनामी के बाद सहायता, 2014 में जल संकट के दौरान सहायता और 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापक स्तर पर सहायता आदि इसके संदर्भ में किया गया। नेवल या समग्र सुरक्षा प्रदाता के संदर्भ में दक्षिण एशिया में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में भारत का यह कर्तव्य है कि वह अपने समुद्री पड़ोसी देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करे। मालदीव भारत को एक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखता है और मालदीव भारत की सागर पहल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं भारत और मालदीव के बीच सहयोग क्षेत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को लेकर। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को लेकर देखा जाए तो इसके अंतर्गत वर्ष 2021 में दोनों के देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार $23.9 मिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है। सुरक्षा और इस रक्षा में देखा जाए तो रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में दोनों देशों के बीच रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे और मालदीव भारत की लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। भारत मालदीव को सैन्य अस्पताल, तटीय निगरानी रडार सहित रक्षा संबंधी अनेक सुविधाओं और उपकरणों की आपूर्ति भी करता है। भारत उथुर थिलाफालहू प्रवाल में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है और दोनों देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास सहित संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा अभ्यासों में भी भाग लेता है। साथ ही दोनों देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से एक दूसरे के साथ भी सहयोग करते हैं, जो कि वर्ष 2011 में भारत श्रीलंका मालदीव के एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में CSC की शुरुआत की थी और बाद में CSC मॉरिशस को भी शामिल किया गया था। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है विकास संबंधी सहयोग भी है कि इसके संदर्भ में भारत ने मालदीव के साथ इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म स्टडी, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट आदि की स्थापना की। फिर आता है अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में कि भारत हवाई अड्डे के पुनर्विकास और सड़कों और भूमि सुधार आदि के सहयोग कर रहा है और भारत द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। फिर आता है पर्यटन के संदर्भ में कि वर्ष 2023 में मालदीव के पर्यटन बाजार में सबसे बड़ा योगदान करता है। अब जानते हैं कि भारत और मालदीव के संबंधों में आने वाली चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहली आती है कि मालदीव में अस्थिरता का होना। मालदीव का विकसित होता समाज अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए मालदीव को धार्मिक उन्माद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, श्रम बाजार संबंधी समस्याओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे भारत के सद्भावना संबंधी प्रयास प्रभावित होती हैं। दूसरा आता है भारत विरोधी भावनाओं का होना कि हाल ही में चुनी गई सरकार ने चीन समर्थक माना जा रहा है और इसके लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने पिछली सरकार द्वारा भारत के साथ किए गए इस अनेक समझौते को रद्द करने की इच्छा भी व्यक्त की हुई है।
फिर आता है चीन का प्रभाव। चीन की ईस्टिंग और पल्स रणनीति में मालदीव को एक महत्वपूर्ण सदस्य बनकर उभरा है और चीन घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के बीच यहाँ पर अपने खोए हुए आधार को फिर से हासिल करने और अपनी सुरक्षा और आर्थिक पकड़ों को मजबूत करने के अवसरों का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार चीन संभावित रूप से भारत के लिए सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा कर सकता है। अब आता है आगे की राह में। देखा जाता है कि आगे की राह में देखें कि भारत विरोधी धारणा को दूर करने के संदर्भ में होता है कि इसमें भारत को मालदीव से एक सकारात्मक छवि अपनाने का काम करना चाहिए और इसके अलावा यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि भारतीय सहायता जैसे वैक्सीन मैत्री से मालदीव के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता के संदर्भ में कि मालदीव 15 से 35 वर्ष की आयु की युवाओं की आबादी 35% से अधिक है और भारत की भावी परियोजनाओं को मालदीव में युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाने का लक्षित किया जाना चाहिए। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, नई सरकार के साथ जुड़ने का प्रयास करना और भारत को अपने मजबूत पक्षों को ध्यान में देना चाहिए, जिसमें भारत को चीन के निवेश की जगह आकर्षक और संतोषजनक विकल्प देना चाहिए। हालांकि विकल्प ऐसे होना चाहिए कि लोगों के बीच मजबूत संपर्क बनाने और मालदीव के विकास को बढ़ावा देने की प्राथमिकता देते हों। अब आता है इसके निष्कर्ष के तौर पर जाने कि मालदीव में भारत की उपस्थिति ऐतिहासिक और समकालिक दृष्टिकोण से हमेशा से मजबूत रही है तथा मालदीव ने सरकारी नेतृत्व में परिवर्तन के कारण कुछ हद तक बदलाव आ सकता है। हालांकि इसके बुनियादी संबंधों में बदलाव होने की संभावना नहीं है। भारत और मालदीव की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सागर के तहत एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहना चाहिए। इसके संदर्भ में ये निष्कर्ष के तौर पर देखा जा सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 15 नए सदस्यीय चुनाव किया हुआ है। साथ ही एचआरसी के फिर से शामिल होने के रूस के प्रस्ताव को अस्वीकार किया हुआ है। अब आता है कि मानवाधिकार परिषद के बारे में। मानवाधिकार परिषद को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 47 सदस्य देशों में 3 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसमें जो 47 सदस्य देश हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? 13 अफ्रीकी महाद्वीप के, 13 एशिया प्रशांत क्षेत्र के, 6 पूर्वी यूरोप के, 8 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के और 7 पश्चिमी यूरोप और अन्य देश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है इंस्टीट्यूट बिल्डिंग पैकेज रेजोल्यूशन 5/1 के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहली आती है सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा का होना, जिसमें यूपीआर वर्किंग ग्रुप के 47 सदस्यों से बना है। विशेष प्रक्रियाएं जो कि 3 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ होंगे। और इसमें तीसरी आती है सलाहकार समिति, जिसमें 3 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित विशेषज्ञों का थिंक टैंक होगा और शिकायत समिति प्रक्रिया के अंतर्गत मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2024 से 2026 तक रहेगा। इस देशों का चयन अलग अलग क्षेत्रों के लिए गुप्त मतदान के आधार पर किया जाएगा। फिर आता है मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में निर्वाचित होने वाले कम से कम 97 वोट की आवश्यकता होती है और रूस इस निर्वाचन प्रक्रिया में अल्बानिया और बुल्गारिया 2 सीटों के साथ प्रतिस्पर्धा में था और इस 2 सीटें पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। अन्य क्षेत्रीय समूह के तहत निर्वाचित होने वाले देशों में चीन, जापान, कुवैत, बुरुंडी, फ्रांस, क्यूबा और ब्राजील आदि शामिल होते हैं। अब आता है यूएनएचआरसी से जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में, जिसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है और यूएनएचआरसी को संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्ष्य विश्व में मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण करना है, जिसकी उत्पत्ति में इसका गठन 2006 में हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ह्यूमन राइट कमीशन के स्थान पर यूएन के एक सहायक अंग के रूप में इसे गठित किया हुआ था। फिर आता है कि यूएनएचआरसी के संगठन की प्रक्रिया और तंत्रों को स्थापित करने के लिए 2007 में एक इंस्टीट्यूट बिल्डिंग पैकेज को अपनाया गया था। इसकी संस्थागत संरचना को देखा जाए तो इसमें ब्यूरो में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 5 क्षेत्रीय समूहों में एक प्रतिनिधित्व करते हैं। परिषद के प्रक्रियात्मक और संगठनात्मक नेतृत्व के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आता है वर्किंग ग्रुप, जिसके तहत परिषद में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का अध्ययन करने वाले कई कार्य समूह होते हैं और ये समूह मानवाधिकार आयोग की विशेष प्रतिनिधक परियोजनाओं का रखरखाव भी करते हैं। अब आता है यूएनएचआरसी के कार्य एवं महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में, जिसमें पहला आता है कि देश की मानवाधिकार की सार्वजनिक जांच के लिए सरकारों को जवाबदेह ठहराना। दूसरा आता है विशेष सत्र आयोजित करना और ऐसे सत्र सीरिया जैसे देशों में मानवाधिकार के गंभीर और नियमित उल्लंघनों का समाधान खोजने के लिए समर्पित है। और तीसरा आता है कि स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा तथ्य जुटाया जाना और संबंधित देश का दौरा करना। और चौथा आता है कि तकनीकी सहायता प्रदान करना और क्षमता निर्माण करना। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख कार्य एवं भूमिका होते हैं। अब इसके सचिवालय के बारे में जान लेते हैं कि इसमें सचिवालय जो इसका होता है वह मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के कर्मचारी सचिवालय के अंग के रूप में कार्य करते हैं।
तथा ये परिषद के सदस्यों तकनीकी मूलभूत तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें UNOHCR का जो गठन किया गया था वह 1993 में किया गया था। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का, जिसे UNGA के द्वारा किया गया था। इसमें UNOHCR सभी लोगों में मानवाधिकारों का उपयोग किए जाने और उनकी पूर्ण गरिमा, पूर्ण प्राप्ति को बढ़ावा देने और इन्हें संरक्षित करने का कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त UN के महासचिव के प्रति जवाबदेह होता है, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में एक गैर सदस्य होते हैं और अंतर सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन आता है। शक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह परिषद अंतर्राज्यीय जांच आयोग तथा तथ्यों की खोज करने वाले मिशनों की स्थापना करता है। इससे मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को बेनकाब करने और उनके न्याय की कटघरे में लाने, पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद मिलती है। साथ ही इस मामले में सही तरीके से जांच की जाती है और उस पर समुचित प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अब आता है मानवाधिकार परिषद की आलोचना के संदर्भ में। मानवाधिकार परिषद की आलोचना में पहला आता है कि सदस्यता संबंधी मानदंड का होना, कि परिषद की कई सीटें ऐसे देशों के पास होती हैं जिन पर मानवाधिकारों के गंभीर आरोप हैं, जैसे सऊदी अरब, चीन और सीरिया। ऐसे सदस्य देश परिषद में अपनी उपस्थिति का उपयोग स्वयं के और दूसरों देशों के विरुद्ध होने वाली जांच को रोकने के लिए करते हैं। वह कुछ विशेष मुद्दे पर अधिक फोकस और राजनीतिकरण के संदर्भ में देखा जाए तो 2007 में परिषद में इजरायल द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन चर्चा का मुख्य विषय रहा है और यह तथ्य रेखांकित करता है कि यह परिषद कुछ खास मुद्दों को अधिक अहमियत देती है और इस कार्यप्रणाली पर सदस्य देशों की राजनीतिक हावी होती है। पहुंच संबंधी बाधाओं का होना, कि HRC के सत्र में भाग लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके कारण ग्लोबल साउथ में मौजूद नागरिक समाज में जुड़े कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में समस्याओं को वैश्विक समुदाय में अवगत नहीं करा पाते और परिषद में कई विशेष समूह, जिसमें बच्चे, पीड़ित, संघर्ष और बचे हुए लोग आते हैं, जो कि भागीदारी और उनकी समस्याओं को पर्याप्त रूप से ध्यान न दिया जाना अभी भी इनकी चिंता का विषय बना हुआ है। फिर आता है कि नागरिक समाज की भागीदारी के संदर्भ में कि मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व को अक्सर बाधाओं और प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि कार्यान्वयन संबंधी कमियों के बारे में देखा जाए तो इसमें पहली आती है इसमें कि गैर बाध्यकारी अनुशंसाओं का होना, कि परिषद की अनुशंसाएं गैर बाध्यकारी होने के कारण खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की सिफारिश को आसानी से खारिज कर देते हैं और UPR मानवाधिकार परिषद का एक विशिष्ट तंत्र होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देशों के हर 4.5 साल में अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को पीयर रिव्यू करने का आह्वान भी करता है। इसमें आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है इसके अंतर्गत की विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए, जिससे उम्मीदवार देशों और परिषद के सदस्य देशों में पूरे कार्यकाल के दौरान उनके मानवाधिकार रिकॉर्ड की गहनता से जांच करने पर बल दिया जाना चाहिए। पहुंच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कि विश्व के अलग अलग देशों में अपने नागरिक समाज की उदाहरण उपलब्ध कराने और उनकी तकनीकी सहायता प्रदान करने की विचार करना चाहिए। नागरिक समाज की मान्यता होनी चाहिए, जिसमें UNNGO कमेटी की मान्यता प्रदान करने में बदलाव जरूरी है और मान्यता का काम राजनीतिकों की बजाय योग्य पेशेवरों और विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए। कार्यप्रणाली में प्रभावशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सक्रिय दृष्टिकोण हो, सहयोगात्मक दृष्टिकोण हो। फिर आता है कि पारदर्शिता को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए परिषद के तंत्र आउटकम्स के बारे में बेहतर ढंग से बताया जाना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण चीन सागर के बारे में। दक्षिण चीन सागर के बारे में जानने के पहले हम 9 डैश लाइन के बारे में जान लेते हैं। 9 डैश लाइन क्या है? यह एक यू आकार की एक रेखा होती है। इसे पहली बार 1940 के दशक में चीन द्वारा मानचित्र पर दर्शाया गया था। यह रेखा दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र पर चीन की तथाकथित दावों का प्रतिनिधित्व करती है और इसके कार्य अनुसार दक्षिण चीन सागर का लगभग 90% हिस्सा 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है। 1952 तक 9 डैश लाइन को 11 डैश लाइन के रूप में जाना जाता था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा टोकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर करने के बाद से इसे 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। तो यह 9 डैश लाइन है। इसके संदर्भ में है कि यह क्या है और कब इसको लागू किया गया था और किसके प्रतिनिधित्व में यह काम करती है। अब जानते हैं सुर्खियों में क्या दक्षिणी चीन सागर सुर्खियों में क्यों रहा है। कि फिलीपींस ने दक्षिणी चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा लगाए गए बैरियर को हटा दिया है। चीन ने ये फ्लोटिंग बैरियर जो है वह लगाकर मछली पकड़ने वाली फिलीपींस की नौकाओं को विवाद क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके संदर्भ में अन्य तथ्यों को जाने कि इससे पहले चीन ने स्कोरबोरो सोल में एक लैगून के पास फ्लोटिंग बैरियर स्थापित किए हुए थे और चीन ने यह दावा किया था कि उसका यह क्षेत्र है, जबकि फिलीपींस का दावा है कि यह उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है।
फिर आता है कि दक्षिणी चीन सागर की विवादित स्थित पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। दक्षिणी चीन सागर की विवादित पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखा जाए तो इसके संदर्भ में आता है कि यह दक्षिण चीन सागर चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण में अवस्थित हो और इस सागर की तटवर्ती ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा ताइवान और वियतनाम आते हैं। तो इसके अंतर्गत यह ताइवान और वियतनाम इसमें आते हैं। फिर आता है इसके अंतर्गत देखते हैं कि दक्षिण चीन जो चीन है वह दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग को अपने EEZ का हिस्सा मानता है। इसमें पारासेल द्वीप और पेल्तास द्वीप, स्कारबोरो शॉल जैसे द्वीप समूह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर आता है कि चीन ने यह दावा करता है कि 9 डैश लाइन पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? 9 डैश लाइन पर, जो कि इसमें चीन ने पहली बार 1947 में अपने मानचित्र में इसे दर्शाया हुआ था। इस दौरान दक्षिण चीन सागर के अन्य तटवर्ती देश भी अपने इतिहास के आधार पर EEZ और समुद्र में मौजूद द्वीप समूहों पर अपना अधिकार सुनिश्चित करने का दावा पेश करते हैं। तो इसके संदर्भ में यह स्थापित किया गया। अब आता है कि चीन ने इस सागर पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए पूरे क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर चीन द्वारा बंदरगाहों, सैन्य केंद्रों और हवाई पट्टियों का भी निर्माण किया जा रहा है। फिलीपींस के इस मामले को हैग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भी ले जाया गया था और न्यायालय ने वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 के प्रावधानों के तहत फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया हुआ था। हालांकि चीन ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। अब आता है कि दक्षिणी चीन सागर के महत्व के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला इंपोर्टेंस आता है समुद्री व्यापार के संदर्भ में। समुद्री व्यापार में यह क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जो कि वैश्विक व्यापार का 60% से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र के माध्यम से संपन्न होता है। फिर आता है कि वर्ष 2016 में दक्षिण चीन सागर ने लगभग $3.37 ट्रिलियन का व्यापार संपन्न किया है और भारतीय जहाज दक्षिण चीन सागर को सुरक्षित रूप से पार करके प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों पर पहुंचते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ होने वाला भारत का 55% व्यापार दक्षिण चीन सागर के माध्यम से भी संपन्न होता है। इसके प्राकृतिक भंडारों के संदर्भ में देखा जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोरल लाइम, उच्च सिलिकेट युक्त रेत, उच्च गुणवत्ता वाले रत्न और प्राकृतिक मोती के विशाल भंडार है। ONGC विदेश लिमिटेड वियतनाम की एक पेट्रो वियतनाम कंपनी के साथ मिलकर इस क्षेत्र में तेल के भंडार खोज रही है तथा भारत इसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद कर सकता है। मछली पकड़ने के प्रमुख स्थान में देखा जाए तो दक्षिण चीन सागर का जल पूरे वर्ष गर्म बना रहता है और इस कारण इस क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से मछली पकड़ने वाले विश्व के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में ये माना जाता है। असंख्य निर्जन द्वीप का होना कि इस क्षेत्र में कई निर्जन द्वीप अवस्थित है, जिसका उपयोग बंदरगाहों, सैन्य ठिकानों, अनुसंधान संबंधी कार्य आदि के लिए भी किया जा सकता है। अब आता है कि दक्षिण चीन सागर की प्रमुख चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहला आता है कि निर्जन द्वीपों के शहरीकरण और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के लिए चीन की आक्रामकता में वृद्धि होती है। दूसरा आता है अत्यधिक मछली पकड़ना और इससे समग्र रूप से नियंत्रित करने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाना। तीसरा आता है चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाना। चौथा आता है कि क्षेत्र पर प्रभुत्व को दर्शाने के लिए तटीय द्वीपों द्वारा सैन्य अभ्यास करना। और पांचवा आता है कि ग्लोबल कॉमन्स में, जिसमें चीन के दावों को अपनाने, नेविगेशन तथा समुद्री परिवहन और व्यापार की स्वतंत्रता संबंधी ग्लोबल वैश्विक कॉमन्स को भी प्रभावित होंगे। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि आगे की राह में देखते हैं कि इसमें पहला आता है कि इसमें इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना कि 2018 में रुकी हुई कोड ऑफ कंडक्ट वार्ता प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए इस क्षेत्र में एक आचरण संहिता तैयार की जानी चाहिए। संधारणीय मत्स्यन होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही यह सभी तटवर्ती देशों की सामूहिक रूप से मछली पकड़ने के लिए संधारणीय तरीकों को अपनाना चाहिए। फिर आता है ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम पीस की भी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थापित लाल सागर की तरह इस क्षेत्र में एक MPP की स्थापना की गई है और MPP के देशों के बीच सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। नए कृत्रिम द्वीपों के निर्माण को रोकने के लिए इसमें रोकने की आवश्यकता और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचता है। समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, इस क्षेत्र में गुजरने वाले सभी नागरिक को व्यापारिक जहाजों की बाधा रहित आवागमन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक नागोर्नो काराकोरम क्षेत्र के बारे में। नागोर्नो काराकोरम क्षेत्र जो है, जो कि हाल ही में अजरबैजान में नागोर्नो काराकोरम में आतंकवादी विरोधी एक सैन्य अभियान शुरू कर इस क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का दावा किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों में आता है कि इसके पहले दिसंबर 2022 में अजरबैजान ने लॉर्जिन कॉरिडोर को बंद कर दिया था और इससे नागोर्नो काराकोरम में खाद्य पदार्थ, ईंधन और पीने के पानी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी देखी गई थी। लॉर्जिन कॉरिडोर है वह जो 5 किलोमीटर लंबा एक गलियारा होता है तथा यह
यह नारगोना काराकोब कानक्लोब को आर्मेनिया से जोड़ता है। इसके संदर्भ में है, ये यहाँ पर आर्मेनिया है तथा ये यहाँ पर अजरबैजान है। अब आता है इसके अंतर्गत कि नारगोनो काराकोब कानक्लोब के बारे में। नारगोनो काराकोब कानक्लोब जो है वह एक पर्वतीय क्षेत्र और इस क्षेत्र में आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। यह नारगोना काराकोब क्षेत्र जिसमें अजरबैजान भी अपना दावा करता है और जो आर्मेनिया है वही भी अपना दावा प्रस्तुत करती है। इसमें आता है कि इस क्षेत्र में 1.2 लाख आबादी है जो मूल आर्मेनियाई मूल की है। मतलब जो 1.2 लाख आबादी आर्मेनियाई मूल की है और आर्मेनियाई मूल के लोगों का आर्मेनिया के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और सामाजिक ऐतिहासिक संबंध भी है। अब आता है कि संघर्ष की ऐतिहासिक स्थिति पृष्ठभूमि के बारे में जानें कि इस क्षेत्र में मध्ययुगीन काल से ही क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभुत्व को लेकर संघर्ष होता रहा है। इस क्षेत्रीय शक्तियों में शामिल है साम्राज्यवादी रूस, ऑटोमन साम्राज्य और फारसी साम्राज्य। इसमें सोवियत संघ के युग के बारे में देखें कि 1921 में जब जारशाही शासनकाल में रूस सोवियत संघ के परिवर्तित हुआ था, तब उस समय नारगोनो काराकोब अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था। फिर आता है कि 1923 में आकर यह सोवियत संघ ने अजरबैजान सोशलिस्ट रिपब्लिक के भीतर नारगोनो काराकोब ऑटोनोमस ओब्लास्ट प्रांत की स्थापना की हुई थी और 1991 तक आते हुए सोवियत संघ का विघटन होने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा हासिल कर लिया था। नारगोनो काराकोब ने आधिकारिक तौर पर इसे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की हुई थी। अब आता है इसमें भारत की स्टैंड और इस क्षेत्र में भारत के हित के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें आता है कि भारत के स्टैंड को देखा जाए तो 2020 में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत का मत था कि संघर्ष का स्थायी समाधान केवल राजनयिक वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जा सकता है, जिसमें भारत के हित के में देखा जाए पहला तो आता है कनेक्टिविटी के संदर्भ में कि आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के एक प्रमुख भागीदार देश है। भू राजनीतिक हित में कि 2017 में तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान ने सुरक्षा सहयोग स्थापित किया था। व्यापार के संदर्भ में 2022-23 में 134.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और भारत अजरबैजान के साथ व्यापार 2022 से 2023 में 1.882 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। अब आता है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि प्रथम युद्ध जो हुआ था वह नारगोना काराकोब पर तनाव का पहला दौर 1988 में शुरू हुआ था, जब इसकी क्षेत्रीय विधायिका में एक प्रस्ताव पारित करके भौगोलिक रूप से अजरबैजान के भीतर स्थित होने के बावजूद आर्मेनिया में शामिल होने की प्रेरादि की घोषणा की। 1994 में रूस की मध्यस्थता ने इस क्षेत्र में युद्ध विराम लागू किया हुआ था और बिस्केक प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल के तहत स्टे पानाकर्ड ने एक स्वघोषित सरकार के गठन के बाद नारगोनो काराबाग को वास्तव में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। फिर आता है द्वितीय युद्ध के बारे में, जिसमें यह 2020 में शुरू हुआ था। यह अजरबैजान ने नारगोनो काराकोब के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इस बार रूस की मध्यस्थता में समझौता हुआ। हालांकि अजरबैजान द्वारा अधिक रियायत की मांग किए जाने के बाद कोई शांति समझौता नहीं किया गया। अब आता है इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए की गई पहलों के बारे में, जिसमें आता है मिन्स्क समूह के बारे में, जो कि OSCE ने 1990 के दशक में शुरू मिन्स्क समूह का गठन किया था। यह रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस की सह अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य नारगोनो काराकोब की एक शांतिपूर्ण समाधान खोज योजना है। मिन्स्क समूह एक प्रमुख मैड्रिड सिद्धांत के तहत सुझाव दिया गया, जिसमें अजरबैजान को काराकोब के 7 जिलों पर नियंत्रित कर दिया गया और इसमें स्वशासन प्रदान किया गया। 2011 में मैड्रिड सिद्धांत में संशोधन के बाद इसे स्वीकार नहीं किया गया। अब आता है विवादों के समाधान के लिए राजनीतिक वार्ता का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जिसमें मिन्स्क के समूह भारत बांग्लादेश एनक्लेव एक्सचेंज 2015 से सीख ले सकता है, ताकि विवाद को हल करने और स्थायी रूप से शांति स्थापित करने पर कुछ और कदम उठाए जा सकें। अब आता है हमारा नेक्स्ट संक्षिप्त सुर्खियाँ। संक्षिप्त सुर्खियों के संदर्भ में पहली हम पढ़ते हैं इसमें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रुपे डोमेस्टिक कार्ड के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और अल इत्तेहाद पेमेंट ने संयुक्त अरब अमीरात में DCS के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है तथा NIPL एक अन्य देशों में लागत प्रभावी और सुरक्षित भुगतान प्रणाली स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। इस साझेदारी से भुगतान के विकल्पों में विविधता लाने, लेन देन की लागत को कम करने और भुगतान व्यवसाय के मामले में वैश्विक स्तर पर संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है।
संयुक्त अरब अमीरात के DCS का लक्ष्य ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन के विकास में तेजी लाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण एजेंडे के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। NIPL जो द्वारा प्रदान किए गए DCS का प्रमुख रुपये स्टिक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग धोखाधड़ी की निगरानी करने और उनका विश्लेषण करने जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं के साधन के रूप में किया जाता है। चलिए तो जानते हैं इसके संदर्भ में कि राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में, NPCI के बारे में, कि यह क्या होता है। NPCI एक खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली होती है जो कि एक अम्ब्रेला संगठन है। इसकी उत्पत्ति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI और भारतीय बैंक संघ की एक पहल के द्वारा की गई थी। इसकी संरचना में यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसका कार्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए अवसंरचना प्रदान करना है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग खुदरा भुगतान प्रणालियों की नवाचार लाना है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि NPCI द्वारा शुरू की गई अन्य पहले वह वित्तीय सेवाओं के बारे में, जिसमें आता है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच तत्काल भुगतान सेवा, आधार सक्षम प्रणाली, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, भारतीय बिल भुगतान प्रणाली, एकीकृत इंटरफेस भुगतान इंटरफेस, आधार पेमेंट ब्रिज इसके अंतर्गत आता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट संस्था कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसका जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। इसके अंतर्गत इसकी जो उत्पत्ति है 1998 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को रोम समिति के द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि एक शासित एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसमें 123 सदस्य देश संवैधानिक के पक्षकार होते हैं, जिसमें भारत इसका सदस्य नहीं होता है। इसकी संरचना में इसका आकार पक्षकार देशों में प्रतिनिधित्व से मिलकर बनी सभा में 18 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जो कि पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है। इसका उद्देश्य जघन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के आरोपी व्यक्तियों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना होता है। अन्य मुख्य जानकारियों में आता है कि इसके निर्णय अंतिम होते हैं और इससे संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके विरुद्ध दोबारा अपील नहीं की जाती और सुनवाई के दौरान विवादित मामले में संबंधित देश की न्यायालय के पक्ष में उपस्थित हो सकते हैं। इसके संदर्भ में इसकी मुख्य जानकारी आती है। अब आता है रुपे कार्ड के बारे में कि रुपे कार्ड के बारे में जाने कि यह एक भारत का स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे NPCI के द्वारा जारी किया जाता है। यह क्रेडिट, डेबिट तथा प्रीपेड जैसी सेवाएं प्रदान करता है और भारत में जारी किए कुल कार्ड की हिस्सेदारी 60% से अधिक होती है। इससे सार्वजनिक क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों और स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की सहायता से इसे जारी किया जाता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख प्रावधान रहे हैं। प्रमुख प्रावधान के संदर्भ में हमने NPCI और इसके संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है रुपे कार्ड के संदर्भ में देखा हुआ है। अब आता है हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है वह आती है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। यह आर्मेनिया की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया हुआ है। इसके संदर्भ में है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के बारे में, संधि के बारे में, जिसमें आता है कि रूस ने CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने का संकेत दिया हुआ है। रूस का तर्क है कि CTBT के अनुसमर्थन से पीछे हटने का उद्देश्य रूस को USA के समान स्तर पर लाना है। दरअसल USA ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया हुआ। USA का कहना है कि CTBT के भागीदार देश इस संधि के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना कठिन और इसी कारण USA ने इसका अनुसमर्थन किया हुआ है। CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जो कि दुनिया में कहीं भी और किसी भी तरह के परमाणु हथियार के परीक्षण या किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट पर रोक लगाती है। इसके तहत सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे वह सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों। और सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई थी। अब तक की इस 187 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें 178 देशों के द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में कि यह संधि जो है वह औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब इसमें विशिष्ट देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया। इसमें 8 देशों में इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया, जिसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, स्पेस और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। फिर आता है परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए की गई अन्य संधियों के बारे में, जिसमें पहली आती है परमाणु हथियार अप्रसार संधि, परमाणु हथियार निषेध संधि। परमाणु हथियार अप्रसार संधि को 1970 में लागू हुई थी और परमाणु हथियार निषेध संधि 2021 में लागू हुई थी।
भारत द्वारा CTBT पर हस्ताक्षर और इसका अनुसमर्थन न करने के कारण इसमें पूर्ण निशस्त्रीकरण पर कोई जोर नहीं दिया गया है। CTBT एक पक्षकार के रूप में भारत को परमाणु हथियार के परीक्षण और विकास से प्रतिबंधित किया है और दूसरी ओर चीन ने NPT के अनुसार अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखा है और इसके लिए भेदभावपूर्ण संधि की हुई है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के बारे में कि UNTOC की 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को एक ऐसी अवैध गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों के समूहों में नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें वित्तीय और भौतिक लाभ के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार आदि के लिए सहारा लिया जाता है। UNTOC संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में अपनाया था, इसे 2003 में लागू किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला व्यापक और वैश्विक साधन है। इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है कि इसमें यह 3 प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत किए गए, जिसके अंतर्गत पहला प्रोटोकॉल आता है व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, प्रतिबंधित करने और दंडित करने का प्रोटोकॉल। भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध किया गया प्रोटोकॉल। फायर आर्म्स या बंदूकों और उनके हिस्सों के अवैध विनिर्माण और तस्करी के लिए प्रोटोकॉल इसके संदर्भ में आता है। ये सभी समय में जो पूरक 3 प्रोटोकॉल है उनमें से किसी भी प्रोटोकॉल में पक्षकार बनने से पहले को स्वयं अभिसमय पर पक्षकार बनाना होगा, जिसमें 147 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं और 191 पक्षकार देश हैं। भारत ने 2011 में इसकी पुष्टि की हुई थी। भारत द्वारा की गई पहलों के संदर्भ में पहला आता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दर्ज करने और उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण है और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत पारित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से मानव तस्करी को परिभाषित किया गया। फिर आता है एशिया प्रशांत क्षेत्र प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के बारे में। भारत ने लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। AIBD की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी इसके संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें भारत सहित इसके 26 सदस्य देश हैं। इनका प्रतिनिधित्व इन देशों में 48 प्रसारण प्राधिकरण करते हैं, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश का निर्माण करना है। अब आता है कि AIBD के कार्यों के बारे में देखा जाए तो मीडिया और संचार विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय संबंध सहयोग स्थापित करना, क्षेत्रीय प्रोग्रामिंग के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में कि IORA विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित हुई। इस बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखा जाए, जिसमें पहला आता है कि बैठक की जो थीम थी वह क्षेत्रीय संरचना को मजबूत करना और हिंद महासागर की पहचान को सुदृढ़ करना है। कोलंबो विज्ञप्ति और IORA विजन 2030 एंड बियॉन्ड दस्तावेज के तहत इसे अपनाया गया। सऊदी अरब में 11वें डायलॉग पार्टनर के रूप में औपचारिक रूप से इसका स्वागत किया गया था और श्रीलंका वर्ष 2023 से 2025 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले बांग्लादेश IORA का अध्यक्ष था। भारत वर्ष 2025 से 2027 तक के दौरान इसके अध्यक्ष होगा। तो इसके संदर्भ में अब आप जानते हैं IORA के बारे में, जिसकी जो स्थापना है वह 1997 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। यह संगठन नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है तथा हिंद महासागर क्षेत्र के 23 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिसमें COM इस संगठन में सर्वोच्च निकाय है और इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। और IOR ने क्षेत्रीय सहयोग में प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्रों को तथा सभी क्षेत्रों में परस्पर संबंधित 2 मुद्दों की पहचान की। इन मुद्दों में नीली अर्थव्यवस्था और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण आते हैं, जिसके अंतर्गत 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें शैक्षणिक जगत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन प्रबंधन, पर्यटन व सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा जोखिम प्रबंधन, सामुद्रिक सुरक्षा और रक्षा तथा व्यापार एवं निवेश की सुविधा इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है कि इस संगठन में विशेष नीति विभिन्न परियोजनाओं कार्यक्रमों का समर्थन करती है, जिसमें हिंद महासागर पर IORA का आउटलुक 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त अभिराष्ट्र अभिसमय तथा अन्य प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधियों का पालन करने का आह्वान भी करता है। आप जानते हैं इसके संदर्भ में हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में, जो कि विश्व में 1/3 भाग पर इस क्षेत्र में निवास करता है
वैश्विक तेल व्यापार का 80% हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरता है और इस क्षेत्र में लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। IORA सदस्य देशों के बीच लगभग $800 बिलियन का व्यापार भी होता है। अब जानते हैं भारत के लिए IORA के महत्व के बारे में। यह संगठन चीन सहित विश्व की बड़ी शक्तियों को हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिद्वंद्विता से दूर रखने का एक माध्यम है, और चूंकि यह पाकिस्तान इस संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए इसमें क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के समक्ष बाधा उत्पन्न होने की बहुत कम संभावना होती है। इसके संदर्भ में आता है। अब हिंद महासागर को इसमें अवस्थिति को देखते हैं, जिसके अंतर्गत यह जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये देश इसमें आती हैं, जो कि इसमें कितने परसेंट निवास करते हैं। इसके अंतर्गत जो है 1/3% क्षेत्र पर निवास करते हैं और 80% यहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो यह क्षेत्र इस दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आता है कि अंतर सदस्यीय संसदीय मंच के बारे में। भारत संसद ने नई दिल्ली के 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, और इस मेजबानी में IPO के सहयोग से की गई। P20 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाला G20 देशों के संसद अध्यक्षों की एक वार्षिक सभा होती है। इसके संदर्भ में चलिए तो जानते हैं अंतर संसदीय मंच के बारे में। यह जो मंच है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है, जिसकी उत्पत्ति 1889 में सांसदों के एक लघु समूह के रूप में स्थापित किया गया था। IPO के बारे में, जो कि विभिन्न देशों के सांसदों का एक वैश्विक संगठन होता है, जिसका मुख्य कार्य संसदीय कूटनीतियों की सुविधाजनक बनाना है। अब आता है कि जिसके सदस्य जो है वह 189 सदस्य और 14 एसोसिएट सदस्य होते हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र के लिए संसदीय प्रणाली को बनाए रखना और सभी के लिए प्रभावी और समावेशी, लचीले और नवोन्मेषी संसदों का निर्माण करना है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होते हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और PDF के लिए UPSC PSC विद दीक्षा पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। और